Hello everyone, welcome to Melvano app. So today we would be discussing a very important topic of electric flux. So till now हम लोगों ने फोर्सेस के बारे में बात करी, कूलम्स लॉ के बारे में बात करी, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करी और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बारे में बात करी. एंड वी हैव इवन कैलकुलेटेड दैट कि कैसे हम कुछ स्टैंडर्ड चीजों के अंदर हम लोग आसानी से कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होने के बावजूद वी कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इन टुडेज क्लास दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज एक्चुअली समवॉट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी वर स्टडीइंग टिल नाउ, और अगले लेक्चर के अंदर हम इस टॉपिक को हम जो पढ़ रहे हैं उससे इंटीग्रेट कर देंगे. तो चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक. क्या है ये? फ्लक्स ऑफ अ वेक्टर फील्ड to be a measure of the flow through an imaginary fixed element of surface in the field. Electric flux is defined as. आपको ये समझना पड़ेगा कि जब मैं फ्लक्स बात कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्टली लिंक तो इलेक्ट्रिक फील्ड से ही है, और किसी भी वेक्टर फील्ड के लिए हम लोग फ्लक्स डिफाइन कर सकते हैं. अब आपको ये दिमाग में आ रहा होगा कि सर आप वेक्टर फील्ड की बात कर रहे हो, आप फील्ड की बात कर रहे हो. जब हम पढ़ रहे थे चीजों को तब हमने सीखा था कि फील्ड एक्चुअल में कुछ नहीं होता, सिर्फ एक स्यूडो कॉन्सेप्ट है, एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है. तो क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है? हाँ, एग्जैक्टली, वह भी एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है. लेकिन क्योंकि इसको समझने से, इसको पढ़ने से हमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, इसको इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि भाई एक्चुअल में फील्ड लाइंस कुछ ऐसे मूव कर रही होंगी जिससे हमारे काफी सारे क्वेश्चंस लॉजिकली क्लियर हो जाते हैं. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं क्या है ये फ्लक्स. अब फ्लक्स की जब मैं बात करता हूं तो आप इस फॉर्मूले पे अभी मत जाइए. फॉर्मूले को तो हम थोड़ी देर में सीख ही लेंगे कि कैसे आया, क्या आया, क्यों आया. अब एक तरीके से समझिए. अगर मैं कहूं कि पानी बह रहा है, या यूं कहूं लाइट मैंने चालू करी, लाइट रे सपोज इस तरफ जा रही है, खूब सारी लाइट इस तरफ जा रही है. अगर मैं मेरा हाथ यहाँ पे रास्ते पे रख दूं तो क्या ये लाइट रे जो मेरे हाथ पे पड़ रही है वह मैं बोल सकता हूं कि हाँ पड़ रही है, इतनी पड़ रही है, ठीक है ना. अगर मैं मेरे इस हाथ को इस हथेली के यूं कर दूं और लाइट रे अभी भी ऐसे ही जा रही है, तो क्या मेरी हथेली पे कोई लाइट रे पड़ेगी क्या? आंसर है नहीं. इस जगह पड़ेगी लेकिन हथेली पे नहीं पड़ेगी. सिमिलरली अगर मैं मेरे हथेली को इस तरीके से मूव कर दूं, समझ में आया? अगर मैं अपने पाम को इस तरीके से, हाथ को इस तरफ मूव करूं, तो जो फ्लैट सरफेस है यहाँ पे कोई भी लाइट नहीं पड़ेगी. कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जो भी हिस्सा लाइट की रास्ते में आ रहा है उसका वही इसको एल्यूमिनेट कर रहा है. सिमिलरली ऐसे ही कुछ होता है जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से पास कर रहा हूं और मैं एक सपोज एक गोला बना दिया, रिंग टाइप की बना दी मैंने. अब इस रिंग टाइप के जितनी पास हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसी को हम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के जो काउंट है उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं. यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे खूब सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एक तो मैंने ऐसे बना दी, एक मैंने ऐसे बना दी, फिर एक और मैंने ऐसे बना दी. मैं कहता हूं मेरे पास इस तरीके की रिंग है, इस तरीके की एक रिंग है और इस तरीके की रिंग है. अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहां से पास हो रही हैं उसको मैंने क्या किया? इस तरीके से अरेंज कर रखा है. तो क्या मैं कह सकता हूं यहां से 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, यहां से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है और यहां से 0 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है. क्या आप इतना समझ पा रहे हैं? अगर आप इतना समझ पा रहे हैं तो आपको ये समझ में आ चुका है कि भाई ये जो काउंट है इसको कैसे करना है. करना कैसे है? जो भी इसके अंदर से पास हुई उसको मैं काउंट करूंगा, जो इसके आसपास से निकल गई उसको मैं काउंट नहीं करूंगा. अब आपने जो ये काउंट किया है 3, इसी को हम लोग कहते हैं फ्लक्स. आपने जो काउंट किया है 1, इसी को हम लोग कहते हैं फ्लक्स. आपने जो काउंट किया है 0, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लक्स. यानी इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में 3 इज द फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में, इस तरह कॉम्बिनेशन में 1 इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसके अंदर 0 है. अब ये तो बहुत सिंपल तरीके से हम लोगों ने समझ लिया, बट एक्चुअल में क्या इतनी दूर दूर होती है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? आंसर है नहीं.
क्या इतने गैप होंगे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में? आंसर है नहीं। जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तो बहुत सारी एक साथ पास हो रही है। तो अगर बहुत सारी एक साथ पास हो रही है तो क्या मैं कहूंगा नंबर ज्यादा आएगा, ऑफ कोर्स ज्यादा आएगा। और जरूरी नहीं हर बार एरिया इतना सिंपल हो सकता है कोई आर्बिट्ररी शेप का एरिया हो जाए, जैसे कि कुछ इस तरीके से, बिल्कुल हो सकता है। तो इसमें से कितनी पास होंगी ये भी निकालना थोड़ी सी मेहनत का काम है। तो क्या करते हैं हम लोग, हम कहते हैं कि यार ये टाइप के एरियाज में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये इस टाइप का एरिया जब आता है ना और जब फील्ड लाइंस कुछ ऐसे पास हो रही है तो परेशानी हो जाती है। तो इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो हमें पता है, along the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, करेक्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डॉट प्रोडक्ट करते हैं किससे, एक छोटा सा एरिया उठा लेते हैं यहां से, उससे, इस, और इसको लिखने का तरीका क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। वो सारे छोटे 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 एरियाज हम उस पूरे एरिया, उस पूरे सरफेस पे ले लेंगे, उसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर आप थोड़ा दिमाग लगाए ना तो यहाँ पे इस पूरे का एरिया जो होगा वो तो कांस्टेंट है। तो अगर एक वैल्यू जो कि बड़ी सिंपल सी है तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मतलब कैसे लिखा वो आपको समझाता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट इनटू डी ए वेक्टर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। और अगर यह डॉट प्रोडक्ट है तो आप समझ सकते हैं कि भाई, अच्छा एक चीज और समझते हैं हम लोग कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट आ गया, यानी हमारे पास इस वाले केस के अंदर एरिया वेक्टर भी इस तरीके से है, एरिया वेक्टर कुछ इस तरीके से है और एरिया वेक्टर कुछ इस तरीके से है। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, और ई डॉट ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई ए कॉस 90, जीरो है कि नहीं। यहाँ पर कुछ नॉन जीरो वैल्यू, यहाँ पे फुल वैल्यू आ जाएगी। क्या इतना समझ में आया? अगर आपको इतना समझ में आ गया तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कर लेते हैं। काफी सारे बच्चों को एक दिक्कत आती है यहाँ पे, वो है जैसा मैंने अभी नाम भी लिया आपके सामने, एरिया वेक्टर। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर हमने तो आज तक ये पढ़ा था कि एरिया जो होता है वह तो एक स्केलर क्वांटिटी है। बेटा आपने जो पढ़ा था ना वो वहां तक रिक्वायर्ड वहीं था, वहीं तक था, इसलिए आपने उतना पढ़ा था। आज रिक्वायरमेंट थोड़ी सी बढ़ गई है क्योंकि हम बात करने वाले हैं एरिया वेक्टर की। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है और कैसे एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट करी जाती है। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास एक डिस्क है जिसका रेडियस आर है, ठीक है, इस डिस्क का टोटल एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब अगर ये डिस्क इस पर्टिकुलर प्लेन में है तो नॉर्मल सी बात है एरिया वेक्टर दो डायरेक्शन में हो सकता है, एक हो सकता है इस तरफ यानी इस प्लेन के परपेंडिकुलर, और दूसरा हो सकता है फिर से इस प्लेन के परपेंडिकुलर इस तरफ। यानी दोनों ही केस में एरिया वेक्टर को मैं आराम से लिख सकता हूं एज एरिया वेक्टर। अगर मैं इस डायरेक्शन को x मान रहा हूं तो मैं लिख सकता हूं पाई इंटू आर स्क्वायर आई कैप, या फिर अगर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा तब भी कुछ भी गलत नहीं होगा, तब भी सब कुछ एग्जैक्टली सही होगा। यानी for the case of a ring or the case of a disc or the case of a square or any planar object, area vector always has two directions, one in the perpendicular direction towards one side and another in the perpendicular direction towards the another side। क्या आपको इतना समझ में आया? अगर इतना समझ में आ गया है कि एरिया वेक्टर ऐसा कुछ होता है तो क्या मैं लिख सकता हूं आगे कि ये तो केस हुआ जब एक सिंगल ओपन ऑब्जेक्ट है, ओपन सरफेस है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि यह तो एक ओपन सरफेस है। बट व्हाट अबाउट अ क्लोज सरफेस? सो अगर मैं बात करूं क्लोज्ड सरफेस की, क्लोज्ड सरफेस में सबसे अच्छा एग्जांपल तो मुझे क्यूब लगता है। सो क्या मैं कह सकता हूं इफ आई टॉक अबाउट अ क्यूब, इफ आई टॉक अबाउट अ क्यूब, तो क्या इस क्यूब के अंदर इस पर्टिकुलर फेस की बात कर लेते हैं हम लोग। अगर इसकी साइड लेंथ a है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा,
ए स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और अगर इसका एरिया ए स्क्वायर हो जाएगा तो इसका एरिया वेक्टर किस तरफ जाएगा? आउटवर्ड्स। अब यहां पे आप ये नहीं कह सकते कि सर माइनस ऑफ आई भी तो होगा, आपने ही तो कहा था कि दोनों तरफ हो सकता है, बट ध्यान रखना है ये सिर्फ ओपन सरफेस के लिए दोनों तरफ हो सकता है। जब मैं बात करता हूं क्लोज सरफेस की तो दोनों तरफ नहीं होगा। सो फॉर अ क्लोज सरफेस एरिया वेक्टर is always normal to the surface. So एरिया वेक्टर जो है वो हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस लगेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। तो एरिया वेक्टर कैसा होगा? नॉर्मल टू द सरफेस होगा। यह ऐसा नहीं होगा कि किसी भी डायरेक्शन में लगा दूं, नॉर्मल टू द सरफेस एंड आउटवर्ड्स। इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं ताकि कोई भी चांस ना रहे कंफ्यूजन का। अब कई बच्चों को एक चीज और दिक्कत आती है कि सर व्हाट इज क्लोज सरफेस? आप क्लोज सरफेस को डिफाइन कैसे करोगे? अगर मैं कहता हूं एक सेमी हेमिस्फीयर है तो हेमिस्फीयर भी तो क्लोज सरफेस है बेटा। अगर मैं क्लोज सरफेस को डिफाइन करने जाऊंगा तो मैं ये कहूंगा कि अगर मैं उसके अंदर जाने के लिए उसकी सरफेस के थ्रू जाना पड़े तो वह एक क्लोज सरफेस है। जैसे कि एक स्फीयर के अंदर जाने के लिए मुझे उस सरफेस के अंदर से निकलना पड़ेगा, उसको काट के निकलना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा? क्लोज सरफेस हो जाएगा। सिलेंडर जिसके फ्लैट्स भी क्लोज्ड है, उसके अंदर जाने के लिए मुझे या तो फ्लैट सरफेस पे से घुस के जाना पड़ेगा या फिर कर्व्ड में से घुस के जाना पड़ेगा। तो इस टाइप की सरफेस क्या हो गई? क्लोज्ड सरफेस हो गई। क्या आपको इतना समझ में आया है? अगर आ गया है तो आई होप आपको फ्लक्स के बारे में थोड़ा आइडिया लग गया है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो सबसे पहली चीज कि हमने सीखा था कि दिस इज बेसिकली द काउंट of number of electric field lines passing through the surface। अगर यह एक काउंट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस का, तो भाई 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास करेंगी। तो अगर ऐसे ही नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास करेंगी तो मैं ये तो कह नहीं सकता ना कि ऊपर से पास करी, नीचे से पास करी, साइड से पास करी या फिर किसी और डायरेक्शन से पास करी। तो यह एक स्केलर क्वांटिटी रहेगी। क्या आपको समझ में आया? यह एक स्केलर क्वांटिटी रहेगी। क्यों रहेगी स्केलर क्वांटिटी? क्योंकि इसका डायरेक्शन थोड़ी होगा भाई, कितनी पास करी वो तो नंबर्स के अंदर होगा, तो इसीलिए स्केलर क्वांटिटी। इसकी जो यूनिट्स होती है वो होती है वोल्ट पर मीटर। अब ये कैसे समझ में आया हमें, इसके बारे में समझते हैं हम लोग। सो क्या हम कहते हैं कि जो फ्लक्स का रिप्रेजेंटेशन है वो है इस तरीके से, जिसको हम E डॉट डी से रिप्रेजेंट करते हैं, करेक्ट। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको मैं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है KQ अपॉन R स्क्वायर, करेक्ट और नॉट? तो क्या मैं इसको कहूंगा वोल्ट पर मीटर इनटू एरिया को कहूंगा मीटर स्क्वायर। सो व्हाट वुड दिस बिकम? वोल्ट पर मीटर। क्या आपको इतना समझ आया? सो फाइनली द वैल्यू ऑफ फ्लक्स इज वोल्ट मीटर। अगर ये वोल्ट मीटर समझ में आता है तो ये हो गई मेरी इसकी यूनिट, लेकिन इसको न्यूटन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फोर्स के टर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? देखते हैं। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारा KQ अपॉन R स्क्वायर और फोर्स होता है KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यानी अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट को फोर्स के टर्म से लिखूंगा तो क्या आएगा? न्यूटन पर कूलम। तो इसको मैं लिखूंगा कैसे? न्यूटन पर कूलम। और एरिया की यूनिट तो हमें पता ही है कितनी है, मीटर स्क्वायर। सो इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी की वैल्यू, ये यूनिट्स क्या हो जाएंगी? ये हो जाएंगी हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। देखिए भाई, क्या आपको इतना समझ में आया? सो हमें ये समझ में आ गया कि यूनिट्स दोनों तरीके से रिप्रेजेंट करी जा सकती है। या तो हम बोल सकते हैं वोल्ट मीटर, या तो हम बोल सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो अब बात कर लेते हैं डायमेंशंस की भी। तो जब मैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम की बात करता हूं तो न्यूटन के डायमेंशंस क्या होते हैं? तो जब मैं बात करता हूं न्यूटन की तो न्यूटन के डायमेंशंस होते हैं m l t - 2।
क्या आपको इतना समझ में आया कि मीटर स्क्वायर के डायमेंशन क्या होती है? तो यूनिट ऑफ लेंथ होती है, तो इसका L2 हो जाएगा। और कूलम के डायमेंशन, कूलम होता है I is equal to dq by dt and dq is equal to I dt, where I represents current and dt represents time. So ampere. So क्या मैं लिखूंगा? m L3 t minus 3, बताइए, m L3 t minus of 3 a minus of 1। क्या इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो ये तो भाई आपका समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग डायमेंशंस लिखते हैं इस पर्टिकुलर केस के। अब कई जनों को ये डाउट आएगा, सर आपने न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम से ही क्यों लिखा, वोल्ट मीटर से क्यों नहीं लिखा? बेटा वोल्ट मीटर से भी लिख सकते हैं, मैं करता वही, मैं वोल्ट को लिख देता न्यूटन मीटर पर कूलम और फिर सॉल्व करता। तो भाई जो वोल्ट के डायमेंशंस होते वो भी तो ऐसे ही कुछ बनते और फाइनली आंसर सेम ही आने वाला था। ठीक है, चलिए। So now let us talk about the third point. The third point says that the value of phi does not depend upon the distribution of charge and the distance between them inside the closed surface. अभी जो फ्लक्स की बात कर रहा हूं, इस जो फ्लक्स की बात कर रहा हूं, यह क्या है इसके बारे में समझने के लिए हमें थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ेगा इस पॉइंट 3 को समझने के लिए। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है, ठीक है, और मैं कहता हूं कि मेरे पास एक क्लोज्ड सरफेस है, आई हैव द क्लोज्ड सरफेस विद मी, ये क्लोज सरफेस है मेरे पास। अब इस क्लोज सरफेस से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही हैं? आंसर है 2। मैं कहूंगा कितनी फील्ड लाइंस एंटर हो रही हैं? आंसर है 2। कितनी फील्ड लाइंस निकल रही हैं? आंसर है 2। तो एक बात समझिए कि अगर जितनी फील्ड लाइंस एंटर हो रही हैं उतनी ही तो फील्ड लाइंस निकलेंगी अगर इसमें कोई चार्ज नहीं है तो। सो मैं कहता हूं कि जब भी फील्ड लाइंस एंटर होती हैं तो उसको हम किससे? नेगेटिव से इग्नोर करते हैं। सो लिखिए इसको, whenever electric field lines enter into a closed surface, it is represented in नेगेटिव। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर होंगी क्लोज सरफेस पे, इट वुड बी रिप्रेजेंटेड इन नेगेटिव। ठीक है, अच्छा, whenever electric field lines exits from the closed surface, it would be represented in positive। और जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस से बाहर निकलेंगी, इट वुड बी रिप्रेजेंटेड एज पॉजिटिव। और जो नेट वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, वो होगी इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के काउंट विथ देयर साइन। सो लेट मी राइट डाउन दैट आल्सो। सो phi net is equal to flux entry plus flux गोइंग आउट। और ये सारे के सारे क्या रखेंगे? विथ देयर साइन। सो यहां पे जो वैल्यूज रखेंगे हम लोग विथ देयर साइन। क्या आपको इतना समझ में आया? तो हमें ये दोनों की दोनों वैल्यूज विथ साइन रखनी है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं कहता हूं यहां पे दो फील्ड लाइंस एंटर हुई, तो phi एंटर क्या लिखूंगा? -2, करेक्ट। और यहां पे अगर मैं phi एग्जिट तो क्या लिखूं? +2। तो नेट कितना आ गया? phi नेट
इज इक्वल टू 0। सो जो नेट फ्लक्स आ गया वो निकल के आ गया 0। क्या इतना समझ में आया? अगर इतना समझ में आ गया तो मेरे पास नेट फ्लक्स की वैल्यू निकल के आ गई। अब सोच के देखिए, अगर मैं इसी के अंदर, किसके अंदर, इसी के अंदर इसी क्यूब के अंदर मैं अगर एक चार्ज रख दूं, इसी क्यूब के अंदर अगर मैं एक चार्ज रख दूं स्मॉल क्यू, तो क्या स्मॉल क्यू से जितनी भी फील्ड लाइंस निकलेंगी वो इस सारी की सारी फील्ड लाइंस इस सरफेस से होती हुई निकलेंगी, इस क्यूब की सरफेस से होती हुई निकलेंगी। और अगर इस क्यूब की सरफेस से होती हुई निकलेंगी तो क्या मैं कह सकता हूं जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो सारी की सारी फील्ड लाइंस जो कि ये चार्ज क्यू प्रोड्यूस कर रहा है उसके बराबर होगा। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ठीक है, अब मैंने इस क्यू को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया और इसको थोड़ा सा इसी के अंदर यहां पे लेके चला गया। अब मुझे बताओ, क्या अगर अभी भी ये चार्ज इस क्यूब के अंदर है तो क्या जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहले निकल रही थी सरफेस ऑफ द क्यूब से अभी भी उतनी ही निकलेंगी? यानी जो फ्लक्स की वैल्यू है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि पोजीशन हमने चेंज करी है इसके अंदर जो चार्ज क्यू रखा है उससे। कहने का मतलब मैं ये समझ में आ गया कि जो पोजीशन होती है चार्ज की इनसाइड द क्यूब उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ इंपॉर्टेंट ये है कि जो चार्ज है वो उसके अंदर ही रहे। अगर उससे बाहर निकल जाएगा तो चीजें बदल जाएंगी, लेकिन अगर उसके अंदर ही किसी कोने पे पड़ा हो, चाहे सेंटर पे पड़ा हो, चाहे कहीं दूसरी जगह पे पड़ा हो, अगर उसके अंदर है चार्ज तो उससे जितनी भी फील्ड लाइंस निकल रही हैं सारी की सारी उस क्यूब से पास होंगी। यानी इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ द चार्ज इनसाइड द क्यूब द नंबर ऑफ field lines passing through the cube is same, or in other words the electric flux remains same। और शायद यही आपने अगर गौर किया हो तो थर्ड पॉइंट यही लिखा है। क्या लिखा है? the value of phi does not depend upon the distribution of charges and the distance between them inside the closed surfaces। अब जैसा कि हमने अभी अभी सीखा कि अगर यहाँ पे Q रखा है, मैं आपसे कहता हूं कि एक Q की जगह पे यहाँ पे रखे हैं मल्टीपल चार्जेस, जैसे कि एक Q1 यहाँ पे रख दिया, दूसरा Q2 इसके अंदर यहाँ पे रख दिया, तो भाई 2 की जगह पे 3 हो जाएंगे, 3 की जगह पे 4 हो जाएंगे। अगर मैं इनको अंदर ही अंदर चेंज करता रहूं इनकी पोजीशन, तो क्या नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो इनसे निकल रही हैं उन पे फर्क पड़ेगा क्या? आंसर है नहीं। तो क्या जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस क्यूब की सरफेस को क्रॉस कर रही है उन पे फर्क पड़ेगा क्या? आंसर है नहीं। तो क्या फ्लक्स में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा? और अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और सीखते हैं कुछ नया। क्या मैं यहाँ पे दिख रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सर्कुलर डिस्क। अब मुझे पता है कि अगर सर्कुलर डिस्क के कारण हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो हमें करना कुछ नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को काउंट करना है। और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को काउंट करने मतलब कर पाए तो बेसिकली हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। और अ पॉइंट चार्ज Q, ठीक है, इस पॉइंट चार्ज की बात हो रही है, इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ L, ओके, यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो कि L गिवन है, फ्रॉम अ डिस्क ऑफ रेडियस R, ठीक है, इस डिस्क की रेडियस भी R गिवन है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द डिस्क सरफेस थ्रू ड्यू टू द पॉइंट चार्ज Q, a point charge Q originates electric flux in radially outward direction. The flux is originated in cone shown in the figure, passes through the disk surface. Okay, so हमें बेसिकली क्या निकालना है? हमें निकालना है कि इस पर्टिकुलर डिस्क से जो चार्ज Q रखा है उसके कारण जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, यानी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही है वह निकालनी है। चलिए, तो अगर यहां तक आपको समझ में आ गया है तो हम कोशिश करते हैं इन सबको सॉल्व करने की और अच्छी तरह से देखने की, ठीक है। अब एक क्वेश्चन के फॉर्म में देखते हैं इसको। क्या लिखा है यहाँ पे? कंसिडर एन एलिमेंटल रिंग on disk surface of radius r and width dx. Area of this ring is given as ds is equal to 2 pi x dx और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बोल दिया गया। अच्छा, अब सोच के देखिए किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हमें नहीं पता
कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कैसे काउंट करी जाए, लेकिन हमें एक फॉर्मूला पता है। कौन सा फॉर्मूला है वो? phi इज इक्वल टू E टाइम्स E डॉट डी ए का इंटीग्रेशन। अगर आपको ये पता है तो क्या मैं इस पर्टिकुलर केस को आसानी से लिख सकता हूँ? या चलिए एक काम करें, हम लोग इसको अलग से लिख देते हैं। ये L दे रखा है, ये X दे रखा है, ठीक है ना। सो अगर मैं इस डिस्क की बात करूं, इस डिस्क पे, इस डिस्टेंस पे हमने क्या किया, जैसा कि हमने लेखा सारे वैल्यू सेम लेते हैं वो एक्स आर। सो हमने क्या किया, किसी x दूरी पे जाके, अब हमें पता है ये जो है r डिस्टेंस पे है, तो हमने एक छोटी सी रिंग ले ली। इस रिंग की जो मोटाई है, थिकनेस जो है वो है dx, और इसका जो रेडियस है वो कितना है, वो है x। और हमें एक और चीज पता है कि यहाँ पे जो पॉइंट P है, यहाँ पे एक चार्ज Q रखा गया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पे कुछ ऐसी होगी, और इसका जो एरिया वेक्टर है वो कुछ ऐसा होगा। मानते हैं कि आप लोग ये बात? सो डीए वेक्टर और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और इनके बीच का जो एंगल, अगर ये फाई बोल दूं मैं, तो क्या ये वाला एंगल भी फाई होगा? करेक्ट और नॉट? और ये जो डिस्टेंस है ये हमें एल दे रखी है, तो हम लोग इसको भी एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, cos फाई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? क्या मैं कह सकता हूं कि जो cos फाई की वैल्यू है वो है L अपॉन अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है ना। अब अगर मुझे फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स निकालने के लिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होगी वो होगी K इंटू इसके ऊपर चार्ज तो ये वाला है, तो के क्यू अपॉन इसकी डिस्टेंस यहां से कितनी है, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पे आ गया एल स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। सो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई के क्यू अपॉन आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू दिस मच, और मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है फ्लक्स। सो क्या फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन विच इज इक्वल टू के इंटू क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी ए की वैल्यू कितनी है बच्चों? डी ए को मैं क्या इस तरीके से लिख सकता हूं क्या, 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। चलिए लिख देते हैं यहाँ पे। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। नाउ वंस दिस इज इक्वल टू 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स, हम क्या कहेंगे, कॉस ऑफ फाई भी लिखना पड़ेगा यहाँ पे। कॉस ऑफ फाई की वैल्यू कितनी है, एल अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू के क्यू 2 पाई एक्स, कॉस फाई की वैल्यू एल अपॉन अंडर रूट ऑफ, राइट। सो एक्स एल अपॉन एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू डी एक्स, और ये क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास फाई के बराबर। इंटीग्रेट करना है भाई, मुझे इंटीग्रेट करना है मुझे। तो मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं तो कहां से कहां तक करूंगा, नॉर्मल सी बात है, एक्स को इंटीग्रेट कर रहा हूं कहां से कहां तक, फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर। अब यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं उनको मैं एक तरफ कर देता हूं, और जो कांस्टेंट है उनको अलग कर देता हूं। सो 2 पाई के इंटू क्यू इंटू एल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स अपॉन एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। देख लीजिए भाई क्या याद है, समझ में आया। और लिमिट्स कहां से कहां तक पुटअप करनी है हमें, फ्रॉम 0 टू आर। देख लीजिए क्या यहां तक एकदम क्लियर है? अगर यहां तक एकदम क्लियर है तो देख लीजिए हम भी साथ साथ ही आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक तो एकदम क्लियर था हमें, और इसके बाद जितना हमने किया, क्या वही चीज यहां पर भी हो रही है, देख लीजिए। सो हमने ई डी एस कॉस थीटा किया था, बिल्कुल किया था, देख लीजिए। ई डी ए को हमने क्या लिखा था, ई टाइम्स डी ए कॉस फाई, करेक्ट। हमने फाई यूज किया है, इन्होंने थीटा यूज किया है, तो वही चीज करी है। इसी को सॉल्व करके हम लोग भी इस स्टेप पे हैं, ये लोग भी इस स्टेप पे है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, हम लोगों ने क्या कर रखा है, हम लोगों ने
k की वैल्यू लिखी, k की वैल्यू अगर हम वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं, सो व्हाट डू वी गेट ओवर हियर, देख लीजिए, हाँ एग्जैक्टली सेम आ जाएगा हमारे पास भी, तो हमारे पास भी आ जाएगा QL अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ x dx होल अपॉन L स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है ना, अगर यहां तक सही है तो देख लीजिए हम लोग यहां तक ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। अब अगला स्टेप क्या होगा हमारा, अगला स्टेप होगा हमें इसको सॉल्व करने का। सो क्या मैं कह सकता हूं कि यहां से tan phi इज इक्वल टू x बाय एल। सो चलिए इसको आगे बढ़े हम लोग। सो मैंने कहा कि tan phi इज इक्वल टू x बाय एल implies x इज इक्वल टू l टाइम्स tan phi। और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो व्हाट डू आई गेट, आई गेट दिस वैल्यू एज dx इज इक्वल टू l टाइम्स sec स्क्वायर phi। और हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन रहा है वो ये बन रहा है QL अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज QL अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ x dx l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर to the power 3/2 and this is from 0 to capital R। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यूज को। सो Q टाइम्स L अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट x dx को क्या लिखूंगा, dx की वैल्यू तो मुझे पता है, x की वैल्यू क्या है L tan phi। सो L tan phi और dx की वैल्यू है L sec स्क्वायर phi into d phi, तो लिखने into d phi, ओके, सो into d phi होल अपॉन L की x की जगह पे रखेंगे L tan phi और इसका स्क्वायर क्या होगा L स्क्वायर tan स्क्वायर phi, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो व्हाट डू वी गेट L क्यूब sec क्यूब phi। क्या आपको इतना समझ में आया? अगर आ गया है तो कांस्टेंट वैल्यू जो सेम चीजें हैं वो काट देते हैं हम लोग। सो क्या एक L इससे कटेगा और sec स्क्वायर phi इससे कट गया, एक tan phi को भी हम लिखेंगे क्या sin phi अपॉन cos phi, तो बचेगा क्या सिर्फ sin phi बच जाएगा मेरे पास। So can I write down QL upon 2 epsilon naught sin phi, कहां से कहां तक है भैया into d phi, करेक्ट, क्या यहां तक क्लियर है? अच्छा इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, नहीं इसको नहीं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या कि sin phi की वैल्यू होती है x अपॉन अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। यस सर, बहुत आसान है। सो मैं फाइनली सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं। अच्छा मैं अभी रुक जाइए, अभी इसको नहीं करेंगे हम, अभी इसको नहीं करेंगे। सो क्या मैं इसको लिखूंगा फाइनली QL अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और फिर लिख दूंगा sin phi का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस ऑफ cos phi, और यहां से क्या मैं cos phi की वैल्यू लिख सकता हूं L अपॉन कितना लिखेंगे भाई अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, राइट और रॉन्ग। इसको अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूं और फिर वैल्यूज पुट अप करूं राइट फ्रॉम 0 टू कैपिटल R, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, आई गेट दिस वैल्यू एज Q टाइम्स L अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू व्हाट L अपॉन अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये नेगेटिव में है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू कैपिटल R। देख लीजिए क्या इतना समझ में आया? अगर आ चुका है इतना समझ में तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। ठीक है, तो अगर इतना समझ में आ गया है सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, देख लीजिए एग्जैक्टली यही सब चीजें चल रही है हमारे यहाँ पर भी, एग्जैक्टली यही सब चीजें चल रही है। और अगर यही सब चीजें चल रही है तो इसमें लिमिट्स पुट अप करेंगे फ्रॉम 0 टू R, so what do we get? We get this as the final expression. We get this as the final expression. और ये क्या है, ये है हमारा फ्लक्स, ये क्या है, ये है हमारा फ्लक्स। ओके, so the above result can be obtained by a much simpler way by using the concept of solid angle and Gauss law। इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं जस्ट अभी थोड़ी देर के अंदर। तो क्या आपको समझ में आया कि फ्लक्स कितनी आसानी से इन सब चीजों से निकाला जा सकता है? अगर ये निकाला जा सकता है तो चलिए एक बार ये सॉलिड एंगल जो कि बड़ा आसान होता है इसको निकालना, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो अगर हमारे पास एक डिस्क है और इस डिस्क से यहां पे रखा है हमारे पास चार्ज, क्या मैं कह सकता हूं ये डिस्टेंस है R, ये डिस्टेंस है L और ये एंगल सपोज phi है, करेक्ट और नॉट?
और अगर ये इतना आपको पता है तो मैं लिख सकता हूं cos ऑफ फाई इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, r अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सही है क्या? एक्चुअल में गलत लिखा है, क्यों? क्योंकि यहां पे आएगा l अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सॉलिड एंगल कितना होगा यहाँ पे? अगर मैं बात करता हूँ सॉलिड एंगल की, तो सॉलिड एंगल होगा ये वाला, इसको मैं इससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो सॉलिड एंगल की जो वैल्यू होगी दैट वुड बी इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस cos ऑफ फाई, एंड दैट इज नथिंग बट 2 पाई 1 माइनस एल अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, क्या यहाँ तक कंप्लीट क्लियर है? सो अब क्या करेंगे यहाँ पे? अब ये तो हमारे पास आ गया कि सॉलिड एंगल कितना होगा। अब इस केस में अगर हम फ्लक्स की बात करें, सो शैल वी राइट डाउन द फ्लक्स एज, हमें पता है कि जो फ्लक्स होता है वो होता है फॉर द कंप्लीट चार्ज, कितना होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये जो होता है ये फॉर कंप्लीट सॉलिड एंगल ऑफ 4 पाई होता है। तो अगर 1 यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल या 1 यूनिट ऑफ स्टेरेडियन की बात करूं मैं, कितना हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर इतने यूनिट सॉलिड एंगल की बात करूं, जो कि अभी इस केस में हमारे पास ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम लोग, सो कितना हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई 1 माइनस ऑफ L अपॉन अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बताइए, अगर इतना अंडरस्टूड है तो क्या यहां से 2 पाई इससे खत्म, सो व्हाट डू वी गेट, वी गेट Q L अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 बाय L माइनस ऑफ 1 बाय अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देख लीजिए, क्या यही वही रिलेशन है जो हमारा अभी भी आया है? देख लीजिए, QL upon 2 epsilon naught 1 by L minus of this. This is exactly the same relation जो कि हम लोग पूरा इंटीग्रेशन से इतनी मेहनत करके निकालते हैं, वो सॉलिड एंगल से विथिन, मतलब मुश्किल से 3 लाइन के अंदर निकल जाता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट भी कई बार यूज करने पड़ेंगे, जिससे चीजें बहुत बहुत आसान हो जाए आपके लिए। अगर इतना क्लियर है तो हम अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और नई चीजों के बारे में बात करते हैं। क्या है ये? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द लेटरल सरफेस ऑफ अ सिलेंडर ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब हमने क्या किया, एक सिलेंडर लिया जिसकी लेंथ कुछ L ले ली, जिसका रेडियस कुछ R ले लिया, इसके एग्जैक्टली सेंटर पे हमने क्या किया, एक चार्ज रख दिया, जो कि Q चार्ज का है। ठीक है, अब इससे कुछ दूरी ली हमने, इससे कुछ दूरी ली, इसके सेंटर पे रखा, हमें इसकी जो लेटरल कर्व्ड सर्फेसेस हैं उन सर्फेसेस पे हमें इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे, सोच के देखिए। बेसिकली है क्या, नंबर ऑफ काउंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बट ये हमारे लिए निकालना मुश्किल है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमें जो फॉर्मूला दे रखा है उससे सॉल्व करेंगे। अब फॉर्मूला जो दे रखा है वो तो दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA वेक्टर, उससे सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। तो वही काम करना है हमें। अब किस तरीके से करेंगे ये सोचिए आप लोग। अगर मुझे पता है कि पॉइंट चार्ज है तो मैं एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूं, उस छोटे से एलिमेंट का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस आउटवर्ड होने वाला है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इसी डायरेक्शन में चली जाएगी। इनके बीच का जो एंगल होगा वो मैं आसानी से निकाल सकता हूं और लिख सकता हूं E dA cos थीटा टू सॉल्व द फाइनल आंसर। आई होप इतना समझ में आ गया है। अगर आ गया है तो चलिए कोशिश करते हैं हम लोग सॉल्व करने की इस क्वेश्चन को। सो हमारे पास एक है सिलेंडर। अब इस सिलेंडर में हमने क्या किया, सेंटर पे एक चार्ज Q रख दिया which is at a distance of L। उसके बाद क्या किया, हमने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट लिया। कितनी दूरी पे, चलिए सेम एलिमेंट लेते हैं हम लोग जो यहाँ पे रखे x दूरी पे। सो इन्होंने क्या किया, यहां से x दूरी पे dx मोटा एक एलिमेंट लिया, dx बहुत छोटा है, ठीक है ना।
हमें पता है कि इसका रेडियस जो है वो तो भाई आर ही होने वाला है, ये तो गारंटीड है। और इसका एरिया जो है वो कुछ इस तरीके से होगा डीए वेक्टर, और ये कुछ ही ऐसे होगा, मानते हैं आप लोग। ये होगी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको हमने बोल दिया कुछ एंगल थीटा, तो ऑटोमेटिकली दिस वुड आल्सो बिकम थीटा, ठीक है ना। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया। तो क्या मैं इलेक्ट्रिक, चलिए यहीं पर लिख देते हैं हम लोग, क्या हम डी ए की वैल्यू लिख सकते हैं एज 2 पाई आर इंटू डी एक्स, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अभी के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से एसोसिएट करना चाहता हूं अपने आप को। अच्छा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो होगी के क्यू अपॉन ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन ये डिस्टेंस, इस पॉइंट पी से सपोज क्यू की डिस्टेंस, ये कितनी होगी? ये होगी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है, अंडर रूट की वैल्यू आई थी, लेकिन उसका स्क्वायर करूंगा तो ऑटोमेटिकली अंडर रूट खत्म हो जाएगा। तो आई हैव द वैल्यू ऑफ डी ए, आई हैव द वैल्यू ऑफ ई। अब क्या करें? फ्लक्स निकालना है हमें। सो ई डॉट डी ए वेक्टर का इंटीग्रेशन करने का काम बचा है। अब अगर हम इंटीग्रेट ना करना चाहें तो क्या करेंगे? हम लोग कहेंगे एक काम करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा। क्या मैं यही लिखूंगा? और अगर मैं यही लिखूंगा तो सॉल्व कर देते हैं इसको। द वैल्यू ऑफ ई इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ डी ए इज 2 पाई आर इंटू डी एक्स। द वैल्यू ऑफ कॉस फाई, अच्छा हाँ हमने ये तो लिखी ही नहीं, क्या वैल्यू ऑफ कॉस फाई है? दिस वैल्यू आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या ये समझ में आया आप लोगों को? अगर ये समझ में आया तो इसको भी लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे, आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको हमें को पूरे को इंटीग्रेट करना है। अब आप बताइए कि जो x की वैल्यू है वो कहां से कहां तक जाएंगी? अरे x की वैल्यू, क्या मैं कह रहा हूं, सबसे एक्सट्रीम है L/2 और सबसे पीछे की तरफ है -L/2। तो क्या माइनस ऑफ L/2 से प्लस ऑफ L/2 तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा मुझे, ताकि ये पूरा सिलेंडर कवर हो जाए। और इस पूरे सिलेंडर को कवर करने के लिए हम अगर यहां से इंटीग्रेट करेंगे तो फाइनली आई हैव द वैल्यू। इस पूरे इक्वेशन में वेरिएबल कौन से हैं? x इज द वेरिएबल। तो जो बाकी सारे टर्म्स हैं उनको मैं बाहर लिख देता हूं। मैं लिखता हूं 2 पाई आर के क्यू, तो मैंने 2 पाई आर लिख दिया, के क्यू लिख दिया, आर स्क्वायर इंटू व्हाट, इंटू dx होल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे भाई? इंटीग्रेशन करेंगे माइनस ऑफ L/2 से प्लस ऑफ L/2। क्या आपको इतना समझ आया? और ये वैल्यू क्या आने वाली है हमारे पास? ये वैल्यू आने वाली है हमारे पास नेट फ्लक्स। अब क्या करें, किस तरीके से सॉल्व करें इसको? बड़ा आसान है सॉल्व करना। क्या यहाँ पे मेरे पास जो फाइनली बनेगा वो बनेगा कॉस थीटा के टर्म्स में। चलिए सॉल्व करते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे आपसे कहूं कि tan थीटा इज इक्वल टू x बाय आर, मैं थोड़ी सी जगह कर देता हूं यहाँ पे, हम लोग पूरा सॉल्व तो नहीं कर पाएंगे इस पेज पे, आगे सॉल्व करेंगे। सो क्या मैं कह सकता हूं कि जो tan थीटा है that is equal to x by r implies x is equal to r times tan theta implies dx is equal to r times sec square theta d theta। ठीक है ना भाई? यहां तक तो एकदम क्लियर है। अगर यहां तक एकदम क्लियर है तो क्या मैं एक चीज और लिख सकता हूं कि r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर sec square theta by putting the values। ठीक है ना? और dx की वैल्यू मुझे पता ही है। तो अगर इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं सॉल्व करने जाऊं, सो व्हाट विल आई गेट? अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करने जाऊं तो मेरे पास क्या क्या बना हुआ है? अच्छा, k को मैं अगर इसको काट के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर दूं तो ये तो खत्म, 2 एप्सिलॉन नॉट बचा। तो क्या बचेगा? q r स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, q r स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और इंटीग्रेशन के अंदर क्या क्या बचेंगे मेरे पास चीजें, देखते हैं। dx की वैल्यू है r sec square theta d theta, तो dx की वैल्यू है r
sec square theta d theta होल अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की वैल्यू है r स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, और इसको इंटीग्रेट करना है मुझे कहां से कहां तक, अभी बताएंगे थोड़ी देर के अंदर। सो क्या यहां से व्हाट डू आई गेट QR अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इंटीग्रेट करने के बाद ये सेक्स को थीटा खत्म, क्या बचेगा मेरे पास, क्या बचा मेरे पास, देखिए भाई फटाफट, कुछ बचा क्या हमारे पास, ठीक है। तो यहां से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, और अगर मैं थोड़ा सा लिखूं यहाँ पे, चेंज करूं थोड़ी चीजें यहाँ पे, तो देख लीजिए। सो यहां पे आप लोग इंटीग्रेट करेंगे और यही एक्सप्रेशन हमारे पास बना है, ठीक, यही एक्सप्रेशन हमारे पास बना है। इसको हम सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के बाद 3/2 को। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे है हमारे पास क्यूब है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे है हमारे पास क्यूब, सो यहाँ पे है हमारे पास क्यूब। सो व्हाट डू वी गेट ओवर हियर, यहाँ पे बनेगा q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, नहीं ये एक r और ये r स्क्वायर खत्म, तो व्हाट डू वी हैव दिस एज cos थीटा d थीटा, और इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें, सो व्हाट आर वी गेटिंग दिस, सो वी हैव दिस एज sin थीटा, ठीक है। अब इस sin थीटा को मैं कुछ लिख सकता हूं क्या, कोशिश करते हैं, क्या sin थीटा को लिखूंगा x अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस, सो this is equal to q upon 2 epsilon naught x upon under root of what, r square plus x square, जहां पे the values are starting from minus of l/2 से plus of l/2, ठीक है। अगर यहां तक क्लियर है तो इसी को when we solve we get the final value as this one, q epsilon naught l upon, इसको लिख देता हूं यहां पे, q epsilon naught l upon l square plus 4r square, and this is the value of flux. देख लीजिए कोई भी दिक्कत, so the final answer is q epsilon naught l upon under root of r square plus 4l square plus 4r square। देख लीजिए हमने भी एग्जैक्टली वही चीज निकाली है, यहाँ पे पूरा इंटीग्रेशन एग्जैक्टली सेम है। हम लोगों ने जो किया है वो बेसिकली क्या किया है, किसी चीज को करके देख रहे हैं, ये नहीं कि यहाँ पे लिखा है तो फटाफट कॉपी किया, इसको खत्म किया, समझना बहुत जरूरी है। एंड आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन एंड द लेक्चर फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। So we will continue with all other topics after this in the next video. Thank you.